इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह का स्वागत हम करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में जेएनयू में आप प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपका हमारे शो पे। हमारे साथ है रॉबिन सचदेव सर, जाने माने विदेश मामलों के जानकार। रॉबिन सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम दे तो दिया है ट्रंप ने, लेकिन कितने प्रतिशत चांसेस आपको लग रहे हैं कि ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम, एक जिसको पीस अकॉर्ड एक तरह से कहा जा रहा है, ये अपने स्वरूप में आ पाएगा? आपने जैसे अपने खबर में खुद कहा कि काफी देशों ने, भारत ने भी इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रस्ताव का एक तरह से स्वागत किया है। और यहाँ तक कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, वहाँ के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी इसका स्वागत किया है। पर ये क्या जमीन पर कुछ बदलाव ला पाएगा, उसमें काफी चुनौतियां बनी हुई हैं। ये भी याद रखना होगा कि जनवरी 2020 में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरह का एक पीस फॉर प्रॉस्पेरिटी का प्रस्ताव रखा था, जो कि उस वक्त उनके दामाद और सलाहकार जैरेड कुशनर की लीडरशिप में प्रस्ताव बनाया गया था। और ये भी कहा गया था कि $50 बिलियन निवेश किए जाएंगे गाजा में। पर उस वक्त पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। आज क्या चुनौती है? आप देखें, प्रस्ताव में ये कहा गया है कि एक इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय शांति काउंसिल बनाई जाएगी, जिसके अध्यक्ष खुद राष्ट्रपति ट्रंप होंगे, और उसमें और भी अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ हैं वो जोड़े जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के टोनी ब्लेयर का नाम उन्होंने उसमें लिखा है कि वो होंगे उसमें। तो पूरा ध्यान आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर एक तरह से अभी प्रस्ताव में है। पर उसमें दूसरी जो बड़ी खास बात है वो ये कि हमास का कोई भी भूमिका नहीं रहेगी ये पूरे गाजा के क्षेत्र के विकास में या वहाँ की प्रशासन में, यदि इस प्रस्ताव के अंतर्गत कुछ सोच आगे बढ़ती है। और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ दोस्त देशों के साथ मिलकर एक धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स का गठन होगा, जो वहाँ रोजमर्रा के जीवन का प्रबंधन करेंगी, पर पूरा फोकस रहेगा विकास पर। और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ढांचे में बदलाव लाया जाएगा धीरे धीरे, और बाद में कभी लंबी अरसे के बाद शायद एक सेल्फ डिटर्मिनेशन की, जो लोकल लोगों की सरकार बनाने की है, वो शुरुआत की जाएगी। पर हमास की जो पहली एक तरह से कंडीशन है, जो प्री कंडीशन है, वो ये कि इजरायली फोर्सेस वहां से पहले हटनी चाहिए। और इस प्रस्ताव को देखें तो इजरायली फोर्सेस फेजेस में हटेंगी, और कितने वर्षों में हटेंगी ये कुल तय नहीं है, क्योंकि वो आईडीएफ जो इजरायली डिफेंस फोर्स है वो धीरे धीरे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को जिम्मेदारी वहां की सुरक्षा की देगी। और ये भी कि इसके बाद पैलेस्टीनियन की लोगों की अपनी सेना नहीं होगी, एक पुलिस फोर्स होगी, और उनकी सीमाओं की चिंता फिर भी ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स करेगी, या उसके बाद इजराइल और इजिप्ट किस तरह से तालमेल बनाएंगे। तो काफी अड़चने हैं, और इतिहास में कोई बहुत ही इसका ये कहें कि सकारात्मक नहीं रहा रुझान अलग अलग घटकों का। तो इसलिए मुझे लगता है कि हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो 3 या 4 दिन, साफ नहीं कहा 3 या 4 दिन वो देते हैं हमास को, और वो यदि नहीं प्रस्ताव मानेंगे तो वो इजराइल को फिर सपोर्ट करेंगे, इजराइल का समर्थन करेंगे, जो जिस तरह से इजराइल जहां भी जो करना चाहता है। तो काफी अड़चने अभी हैं, चुनौतियां हैं। मुझे लगता है नहीं है कि प्रस्ताव जितनी जल्दी राष्ट्रपति ट्रंप चाह रहे हैं कि मान लिया जाए हमास से, वो उतनी जल्दी नहीं माना जाएगा। एब्सोल्युटली सर, वहाँ पर भी अपने सोल्जर्स को ऑफर किया पाकिस्तान ने, तो वहाँ पर भी सीन में आ गया। तो बहरहाल मैं ज़रा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर से चलिए पाकिस्तान पे ही बात कर लेते हैं, थोड़ा फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ा दिलचस्प क्योंकि पहलू छेड़ दिया है रॉबिन सर ने। सर क्या लग रहा है आपको इसमें, पाकिस्तान जो है वो वाकई में पाकिस्तान अपनी पोजीशन बना पाने में कामयाब हुआ है, या ट्रंप की उंगली पकड़ पकड़ के जहां जहां ट्रंप जा रहे हैं उनको एडजस्ट कर रहे हैं कि भाई ठीक है अपना प्यादा है, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है?
बिल्कुल, फिलहाल तो यही लग रहा है कि भारत से नाराज़गी और ईरान से आक्रोश हुँ, वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी सेना के बड़े ख़ास समर्थक हैं और उसी का फ़ायदा उठाकर आप देखें कि पाकिस्तान ने हाल ही में जब 9 सितंबर को एक इमरजेंसी समिट मीटिंग बुलाई गई दोहा में, जब इज़राइल का हमला हुआ दोहा के ऊपर उसके बाद अरब और मुस्लिम देशों की, तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ। बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने 8 मुस्लिम देशों के नेताओं से न्यूयॉर्क में बात की 25 तारीख को, तो फिर उसमें पाकिस्तान शामिल हुआ। फिर आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शरीफ फिर उनको जाकर व्हाइट हाउस में मिलते हैं, तो वो ये जो शुरुआत है इज़राइल के सामने खड़े होने की कोशिश में एक सैन्य संगठन बनाने की पूरे अरब और मुस्लिम देशों की जीसीसी के नेतृत्व में उसमें अपने आप को लगातार जोड़ता हुआ अपना पाकिस्तान नजर आता है, पर उसकी चिंता ये होगी खासकर इज़राइल को कि इज़राइल की सहमति के बगैर पाकिस्तान की सेना इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में नहीं घुस पाएगी और पहले से ही जिस तरह से पाकिस्तान वहां घुस रहा है और खासकर जो सऊदी अरेबिया से उनका जो एक डिफेंस पैक्ट हुआ है जिसमें एक पर हमला दोनों पर हमला माने जाने की बात कही गई है, तो उससे पाकिस्तान के परमाणु अस्त्रों का क्या प्रभाव इज़राइल के सामने खड़े होने के लिए आएगा, वो उनके अरब देशों के साथ खड़ा होगा या नहीं, इस पर पहले से ही बहस शुरू हो चुकी है और मुस्लिम देशों में अकेला पाकिस्तान है जो परमाणु अस्त्र रखता है और सबसे बड़ी सेना रखता है। वो सेना जो 5 बार लड़ाई लड़ चुकी है पड़ोसी देश भारत से, तो तैयार है युद्ध के लिए। पर क्या नेतन्याहू इस बात को मानेंगे कि पाकिस्तान की सेना को वहां वो आने दें गाजा में? वो तो इस बात को भी नहीं मानते हैं और ना अब इस प्रस्तावना राष्ट्रपति ट्रंप की प्रस्तावना के बाद भी कह रहे हैं कि फिलिस्तीनी स्टेटहुड में होने नहीं दूंगा, मैं पूरा उसका विरोध करूंगा, वो नहीं हो सकता है। करेक्ट। तो इस पूरे क्षेत्र में मुझे लगता है पाकिस्तान कोशिश करेगा, कर भी रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में उसको मौका मिलेगा क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मर्जी के बगैर वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स नहीं बन पाएगी। वो कौन उसमें देश होंगे, क्या उसके अमेरिका के सैनिक भी उसमें कहीं पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में ऐसा उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने मुस्लिम और अरब दोस्त देशों के साथ, तो अमेरिका भी उसमें है, क्या उनके सैनिक वहां आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो सब चीजें अभी बड़ी उलझी हुई हैं। और यहाँ तक ये बात है कि क्या बहुत से देश 8 मुस्लिम देशों ने खुलकर उनके विदेश मंत्रियों ने कहा कि वो उसका स्वागत करते हैं, पर उसके साथ साथ फिलिस्तीनी लोगों की आप बात सुने हुँ, तो वो कहते हैं कि दुनिया के 150 ऐसे राष्ट्र हैं जो फिलिस्तीनियों को अपने अधिकार दिलाने में समर्थन में साथ खड़े हैं और हाल ही में आपने देखा हुँ, कि यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस हुँ, उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों की संप्रभुता को रिकॉग्नाइज किया है कि उनको स्टेटहुड मिलनी चाहिए एब्सोल्यूट। और चीन और रशिया 1988 से पहले ही उनकी संप्रभुता और स्टेट का समर्थन कर चुके हैं। आज संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य हैं, उसमें अमेरिका को छोड़कर बाकी 4 फिलिस्तीनी लोगों की संप्रभुता का समर्थन करते हैं, उनकी स्टेटहुड का समर्थन करते हैं। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो चाहेंगे वो थोप देंगे इस एब्स पूरे क्षेत्र में। इसलिए मुझे लगता है खासकर उनकी जो डेडलाइन देने की एक सोच है, तरीका है, रणनीति है, वो बार-बार 6 महीने में हमने देखा कि फेल होती नजर आती है। कोई भी उनकी इस तरह की जो डिक्टेट है कि इस तारीख तक ऐसा करें नहीं तो आपको नुकसान होगा, वो आज तक तो सफल हुआ नहीं। और मैंने कहा कि 2020 जनवरी एब्सोल्यूट। में भी उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव रखा था। तब तो ये भी कहा था कि 50 बिलियन निवेश भी करेंगे, हुँ, वो नहीं जमीन पर उतर पाया। तो इस तरह कहना कि 4 दिन में हमास मान ले हमारी बात, मुझे गाज़ा नहीं को लगता वो कि कोई ये बात पिकनिक होने स्पॉट वाली है। भी बनाना चाहते थे। आई मीन उनकी खैर उनकी जो फैंटेसीज़ होती जी, नहीं, आपने उसको यदि 20 सूत्रीय जो प्रस्ताव है, हाँ, उसमें बार-बार सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना चाहते हैं, विकास लाना चाहते हैं। उसके साथ-साथ जो राजनीतिक एक तरह से प्रतिनिधित्व की बात है,
उसको टालकर बाद में कब कहाँ कैसे करेंगे वो बहुत बाद में करते हैं। उससे पहले सुरक्षा के लिए वो कहते हैं कि एब्सोल्युटली धीरे धीरे जो री इजरायली डेवलपमेंट की वो डिफेंस बात फोर्स है कर वो रहे जाएगी हैं, डी इंटरनेशनल। रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल टेरर फ्री जोन जैसे हमास इतनी जल्दी मानेगा क्विकली। ट्रंप फिर कह रहे हैं कि 3-4 दिन का अल्टीमेटम है आपके पास, या तो एक्सेप्ट करो वरना सैड एंड। तो क्या सैड एंड क्या वाकई में फुल ऑन वॉर या हमास का खात्मा, इसमें अमेरिका ज्वाइन कर रहा है, अमेरिका के साथ साथ बाकी आप देख रहे हैं ये होगा सर? आप लगता देखें तो इस है। प्रस्ताव सॉरी में सॉरी आप देखें इस प्रस्ताव में मोटे तौर पे ये अपेक्षा है अमेरिका की कि हमास अपने आप को निशस्त्र कर ले, अपने संगठन को भंग कर दे और भविष्य में किसी तरह की भूमिका निभाने की उम्मीद छोड़ दे। तो ये तो शायद उम्मीद करना कि हमास इस चीज को मान लेगा ना, थोड़ा मुश्किल लगता है। यदि जोर जबरदस्ती से उसको मनवाया भी गया तो वो फिर कहीं ना कहीं उभर के किसी नए रूप में मुझे लगता है फिर वापस आएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह के प्रस्ताव से इस तरह के बट प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, ये जो फिर 3-4 दिन का अल्टीमेटम दिया है, इसकी परिणति क्या होगी अगर हमास नहीं माना? ये एक्सटेंड हो जाएगा अल्टीमेटम, ये जैसे अब ट्रम्प करते ही हैं कि भाई 3-4 दिन का अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेटम को हम 1 महीना और बढ़ाते हैं, फिर 9 महीना और बढ़ाते हैं, इस तरह से करेंगे, या कुछ 3-4 दिन बाद एक्शन होगा? ये 3-4 दिनों की बात नहीं है। यदि इस तरह की प्रस्तावना उन्होंने की है और नेतन्याहू उनके साथ बैठे हुए थे व्हाइट हाउस में, हम ये मान रहे हैं कि वो इसका समर्थन कर रहे हैं, हालांकि कितना कर रहे हैं वो नहीं मालूम, तो कम से कम बमबारी तो बंद होनी चाहिए थी गाजा पे। पर उसके बाद लगातार 35 बम बरसाए जा रहे हैं। 45 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया है वहां पर इजराइल की ओर से। तो ऐसा लगता है कि कोई लगता नहीं है। नहीं। तो मुझे लगता है कि ये 3 या 4 या 5 दिन निकल जाएंगे, जैसे आप पिछले 6 महीने से देख ही रहे हैं जी। वो अलग अलग प्रस्ताव इस तरह के देते हैं, अलग अलग देशों को एक तरह की डिक्टेट करते हैं, इस तारीख तक ये हो जाना चाहिए, पर होता नहीं है। राइट सर, सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं ऐसी है। एब्सोल्युटली सॉरी।